नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस का शानदार और नया बुक आया है। इसका आज हम लोग सेट नंबर 4 का प्रश्न देखेंगे। इस बुक का आज क्लास 12 देखेंगे। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं। तो किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं। तो ये सोरतुघई स्थल पर नहरों का अवशेष मिला है। अभी सोरतुघई है कहाँ, तो ये है अफगानिस्तान में। ठीक है, ये ध्यान रखना। सोरतुघई कहाँ है, अफगानिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है, ये पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है हड़प्पा। और लोथल और धौलावीरा ये दोनों कहाँ हैं, गुजरात में है। लोथल और धौलावीरा ये गुजरात में है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पुराना हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो वो है भीराना। ठीक है, भीराना या तो भीड़राना दिया जाता है कभी, तो भीराना ये है हरियाणा में। ठीक है, भारत में सबसे पुराना हड़प्पा स्थल है भीराना, ये याद रखना है। ठीक है, ये है भीराना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कोई सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता कोई कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था, 1921 में हुआ था। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे, याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल बंदरगाह है। और धौलावीरा से एक क्वेश्चन याद रखना है आपको कि भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है, तो धौलावीरा है। 40वां विश्व धरोहर स्थल इसे शामिल किया है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये कहाँ है, गुजरात में ना। लोथल और धौलावीरा दोनों गुजरात में है। अच्छा, लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, और धौलावीरा है लूनी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये याद रखना है। और एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि सबसे विशाल अन्नागार ये कहाँ पर मिला है, तो सबसे विशाल अन्नागार पूछे या तो सबसे विशाल स्नानागार पूछे, ये मिला है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, याद रखना है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पूछा कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है, सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां 2 भागों में विभाजित होती थी, ये सही है। ठीक है, हड़प्पा स्थल जो है 2 भागों में विभाजित होता है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था, तो ये भी सही है कि एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था। और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा जाता था। होता था बड़ा लेकिन नीचे बनाया जाता था तो उसे निचला शहर कहा जाता था, और ऊंचाई पर बनाया गया उसे दुर्ग कहा जाता था, क्यों ना वो छोटा ही हो। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई समाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला क्या है कि इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिले हैं, तो ये सही है। ठीक है, देखिए इन समाधानों में, हड़प्पाई समाधानों में बताया गया है कि मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिला है, ये सही है। फिर क्या, पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं, ये भी सही है। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिला है, ये भी सही है। फिर क्या, तीसरा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था, ये गलत है। ठीक है, बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करें। तो जैसे कि शंख का प्राप्ति, ये शंख का कहाँ मिला था साक्ष्य, शंख ये मिला था आपको बालाकोट से। ठीक है, बालाकोट कहाँ है, तो ये बालाकोट आ जाएगा आपको कहाँ, पाकिस्तान में। ठीक है, और लाजवर्द मणि ये कहाँ से मिला था,
लाजवर्दमणि ये मिला है सोर्तुघई से, ठीक है। लाजवर्दमणि कहाँ से मिलता था, कहाँ से आयात किया करता था, तो सोर्तुघई से, ठीक है। अब सोर्तुघई कहाँ है, तो आपको मालूम है सोर्तुघई आपको बताए थे कहाँ, अफगानिस्तान में, सोर्तुघई अफगानिस्तान में। और तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था, तांबे सबसे ज़्यादा कहाँ, तो ये खेतड़ी से मिलता था ना, तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता था, खेतड़ी से, ठीक है। और खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। और रही बात सोना की, तो सोना दक्षिण भारत से मिलता था, और दक्षिण भारत से मिला। और दक्षिण भारत में अगर बात करें सबसे ज़्यादा सोना कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, शंख बालाकोट, शंख बालाकोट, ठीक है। शंख हो गया, बालाकोट, और लाजवर्दमणि ये है सोर्तुघई, इसे थोड़ा ऐसे रिलेट कर लीजिए, लाजवर्दमणि, लाज यानी कि लाज लगता है और शर्माना, दोनों एक ही जैसा है ना, लाज लगना और शर्माना। तो लाजवर्दमणि, यहाँ देखिए सोर्तुघई, सोर्तुघई से रिलेट करिए, शर्माना, यहाँ देखिए सोर्तु, ऐसे वॉइस आ रहा है ना, शर्माना सोर्तु, तो लाज शर्माना यानी सोर्तुघई, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, थोड़ा याद रहेगा आपको, ठीक है। और तांबा आपको मालूम है कि खेतड़ी से, राजस्थान की खेतड़ी तांबे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी भी अभी तो करेंट में क्या हो गया, तांबा सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो गया मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखना है। लेकिन सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अभी भी कर्नाटक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। और मोटा मोटी ये फिर ध्यान रख लीजिए, बालाकोट कहाँ, पाकिस्तान में है, और खेतड़ी राजस्थान में है, और सोर्तुघई अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हड़प्पाई व्यापार के संबंध में ये कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था, तो ये तो सही है, ठीक है। हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था, ये सही है, इसलिए क्योंकि हड़प्पावासी जमीनी और समुद्री ये दोनों मार्ग से व्यापार करता था। फिर दूसरा कि दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था, ठीक है। तो ये गलत है, इसका आंसर क्या है, केवल एक इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखना, केवल एक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पाई बाटों, वजन वाला जो होता है ना बाटों, हड़प्पाई वाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या है कि बाट जो जैसे होता है ना कि हम लोग 1 किलो वजन वाला जो होता है तो उसे वाट कहा जाता है ना, तो वाट सेलिखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ये गलत है। क्योंकि जो ये वाट है ना सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था ना, क्या किससे, तो चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था, ठीक है। और आगे क्या लिखा है दूसरा कि इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि इन बाटों के निचले मानदंड जो है, निचले हिंसा जो है वो द्विआधारी थे, ठीक है। यहाँ द्विआधारित होना चाहिए था, जबकि ऊपरी मानदंड द्विआधारित थे, ये उल्टा लिख दिया यहाँ, ठीक है। जबकि ऊपरी मानदंड जो है वो होना चाहिए दशमलव पर, है ना, दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, ठीक है। तो ये इसमें क्या उल्टा लिखा है, तो ये गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, ये कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो इन बाटों का निचला मानदंड जो है वो क्या था, द्विआधारी था, और ऊपर वाला था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला क्या है, क्वेश्चन क्या देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ उसका कारण क्या था, पहला क्या है, नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, ये सही है ना, ये कथन सही है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का कारण में। फिर हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, ये भी सही है। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया था, ये भी सही है। फिर क्या, हड़प्पा वासियों की संख्या कम हुई, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असत्य कथन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक मालूम, हड़प्पा सभ्यता का काल था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व था, है ना। एनसीईआरटी के अनुसार
इसका हड़प्पा सभ्यता का काल था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी? तो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है? पुरातत्व, है ना, पुरातत्व विज्ञान। तो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी ये किसने लिखी थी? तो ये लिखा है S.N. राव ने लिखा, ठीक है, S.N. राव इसके लेखक है, ठीक। अच्छा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थापक कौन है? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया था, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर याद रखना, और कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये कब पारित किया गया? तो 1904 में, ठीक है, याद रखना है। प्राचीन स्मारक संरक्षक अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। और एक राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या तो स्थान या वस्तु का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान वस्तु का संरक्षण ये अनुच्छेद 49 में है। नेक्स्ट है खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों का मिलान करें, ठीक है। खोजकर्ता यानी कि जैसे कालीबंगन की खोज किसने किया था? तो कालीबंगा की खोज किया था बीबी लाल ने, है ना। कालीबंगा की खोज किया था, देखिए ऐसे समझिए, पहले S.A. राव ने खोज किया था किसका? लोथल का, ठीक है। और बीबी लाल ने किया था कालीबंगा का, है ना। कालीबंगन की खोज किसने किया था? तो बीबी लाल ने किया था। और बात करते हैं किसका? धौलावीरा। तो धौलावीरा की खोज किसने किया था? तो धौलावीरा की खोज किया था R.S. बिष्ट ने। धौलावीरा बिष्ट ने। और बहावलपुर का, है ना, बहावलपुर का खोज किया था M.R. मुगल, है ना। मुगल बहावल ऐसे रिलेट करिएगा, मुगल, है ना, M.R. मुगल बहावल, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना, देखिए S.R. राव ये लोथल का खोज किया था, लोथल का S.R. राव। कालीबंगन काला लाल, है ना, काला लाल बीबी लाल। कालीबंगन तो कालीबंगन को रिलेट करें काला से, काला लाल, है ना, बीबी लाल, ठीक है। कालीबंगन की खोज बीबी लाल ने किया था। और धौलावीरा का बिष्ट, है ना, R.S. बिष्ट। अब बहावलपुर मुगल, महाबल मुगल, है ना, ऐसे रिलेट करिए, याद रहेगा बहावलपुर। तो M.R. मुगल ने इसका खोज किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये याद रखना है सभी का कि किसकी खोज किसने किया था। अच्छा, कालीबंगन अगर पूछे कहाँ है, तो कालीबंगन किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। और लोथल और धौलावीरा ये दोनों कहाँ है? गुजरात में है। और बहावलपुर कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जहाँ पर हड़प्पा भी है ना, हड़प्पा स्थल और बहावलपुर दोनों का पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? तो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने निकाला था, ठीक है। अब जेम्स प्रिंसेस से क्वेश्चन याद आ रहा होगा कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने ही पढ़ा था, कब? 1837 में, ठीक है। ये भी याद रखना है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने ही पढ़ा था 1837 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मणी लिपि में, ये याद रखना है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में और पूछा क्या है? सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है कि प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मणी भाषा में लिखे जाते थे, ये गलत है, क्योंकि प्राचीनतम अभिलेख जो है ना, ये प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। फिर दूसरा क्या है कि तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं, ये सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? केवल 2 इसका सही है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है? अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, ठीक है।
तो अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत में है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है, यहाँ प्राकृतिक दिया है, तो ध्यान रखना है ये भाषा, ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में है और ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, तो ये सही है पहला, ठीक है। दूसरा क्या, पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि पूर्वोत्तर से नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में था। तो यहाँ पर ये लिख दिया पूर्वोत्तर, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पश्चिमोत्तर से होता तो सही होता, यानी कि केवल एक सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और अच्छा, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था 1837 में। अच्छा, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है, तो मास्की अभिलेख में मिलता है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद रखना है, ठीक है। और अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक था मौर्य वंश का शासक था, और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। यानी अशोक का दादाजी था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था, तो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में ये काशी सम्मिलित नहीं था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, है ना। 5 कौन कौन सा था, तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला 2 हो गया, फिर उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी, है ना। उज्जैनी और तोसली, ठीक है, ये वाला तोसली और सुवर्णगिरी, ठीक है, ये सभी, और तक्षशिला भी था, ये 3 तो यहाँ हो गया। और कौन सा है, पाटलिपुत्र और उज्जैनी, ये मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, इसमें काशी नहीं था। तो 5 प्रमुख केंद्र याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन देगा, मतलब किसी टाइप से ऑप्शन मिसिंग रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो कौन कौन सा है, देखिए 5 प्रमुख केंद्र था मौर्य साम्राज्य का, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, फिर उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है, यह एक बृहद शिलालेख है, तो ये गलत है। और प्रयाग प्रशस्ति प्राकृतिक भाषा में लिखित है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 इसका सही है, ठीक है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है ये किससे है, तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, तो समुद्रगुप्त के राजकवि था हरिसेन ने किया था। अच्छा, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे, तो पुलकेशिन द्वितीय से है, ठीक है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से है, इसे याद ऐसे रखना, ऐहोल यानी कि एक होल है किसमें, पुल में, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है इसको। नेक्स्ट है कि जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है, तो जातक कथाएं ये लिखी गई है किसमें, पाली भाषा में, है ना। जातक कथाएं ये पाली भाषा में लिखी गई है, क्योंकि देखिए जातक कथाएं किसका है, तो बौद्ध धर्म का है। जातक के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जातक है, तो जातक का है क्या, तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है इसमें, ठीक है, जातक में। अच्छा, जातक यहाँ क्या है कि पाली भाषा में लिखी गई है, तो इसको रिलेट करिएगा, तो कई क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तो बताइएगा क्या है कि जैसे कि बौद्ध धर्म की शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी, तो पाली भाषा में दी जाती थी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का अधिकतर क्या हो गया, पाली हो गया, ठीक है। तो जातक भी क्या है, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है किस भाषा में दी जाती थी, तो पाली भाषा में दी जाती थी। और जैन धर्म की शिक्षा जो है ये किस भाषा में दिए जाते थे, तो प्राकृत भाषा में दिया जाता था। नेक्स्ट है, मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया है, तो मनुस्मृति का जो संकलन है ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के कालखंड में किया गया है, ठीक है। मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में।
ठीक है, मनुस्मृति का संकलन इस कालखंड में किया गया है। अच्छा, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है? तो मनुस्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त, जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश मिलता है, अंश शामिल है, वो किस वेद से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के मालूम जो 10वें मंडल में उसमें ये उल्लेख है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और देखिए बात करते हैं किसका, वेद का। ठीक है, वेद कितना है? टोटल 4 है। ठीक है, 4 वेद है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद से क्या है? ऋग्वेद से आपको शूद्र का उल्लेख है ऋग्वेद के 10 मंडल में, और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका यजुर्वेद। ठीक है, तो यज्ञ का उल्लेख किस में है? तो यजुर्वेद में है, यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में है। और संगीत का वर्णन जो है ये सामवेद में है। ठीक है, और जादू टोना का वर्णन किस में? अथर्ववेद में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बौद्ध संघ और पूछा क्या? सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है कि प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। ये सही है। देखिए, प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। और दूसरा क्या है? जिन बौद्ध भिक्षुनियों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है उन्हें थेरी कहा गया है। ठीक है, जिन बुद्ध भिक्षुनियों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है उन्हें थेरी कहा गया है। तो ये सही है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों इसका सही है। ठीक है, अच्छा, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए नियम कानून का वर्णन किस पिटक में है? तो वो है विनय पिटक में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, विनय पिटक में है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए नियम कानून जो है वो विनय पिटक में है। और बुद्ध की शिक्षाओं का जो है लिखित संग्रह है वो किस में है? बुद्ध की शिक्षाओं का लिखित संग्रह वो सूत पिटक में है। अब बौद्ध धर्म का दर्शन ये किस पिटक में है? तो अभिधम पिटक में है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट है अल बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा है? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि अल बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? तो भाषा का सामना करना पड़ा था अल बरूनी का, और क्या? धार्मिक व्यवस्था और प्रथा में भिन्नता, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। ठीक है, तो ये दोनों, और फिर क्या? धन की कमी, ये गलत है। ठीक है, उनको सामना जो करना पड़ा था भाषा और धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, ये उसके क्या अवरोधों को सामना करना पड़ा था अल बरूनी को। ठीक है, तो 1 और 2 इसका सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं। एक और 2 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी से क्वेश्चन आता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अब किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है। ठीक है, और महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार आक्रमण किया था। और जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 में किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और पूछा क्या? सत्य कथन का चयन करें। पहला क्या है? भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है, और अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता है। ठीक है, भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है, अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता है, और फिर दूसरा क्या है? ये वाला सही है। ठीक है,
और दूसरा क्या, पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है, ये भी सही है। और पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी सही है। नेक्स्ट है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ये पुस्तक के लेखक कौन है मालूम, इसके है फ्रांसवा वर्नियर, है ना, फ्रांसवा वर्नियर है, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और याद रख लीजिए कि जैसे कि इब्न बतूता से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है। और इब्न बतूता किसके समय भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आया था। और एक है कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता ही है ना, रेहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया था, इसका तो तीनों सही हुआ था, ठीक है। और इसका क्वेश्चन है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी थी, तो ये लिखा था फ्रांसवा वर्नियर ने। और फ्रांसवा वर्नियर किस देश का था, तो फ्रांस का ये निवासी था, फ्रांसवा वर्नियर। तो नाम से याद रखेगा, फ्रांसवा यानी फ्रांस का था ये, है ना, फ्रांसवा वर्नियर ये फ्रांस का था। नेक्स्ट है कि प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया था, तो ये किया था मोंटेस्क्यू, है ना। मोंटेस्क्यू ने प्राचीन निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित किया गया था। किसने किया था विकसित, तो मोंटेस्क्यू ने किया था, ठीक है। और मोंटेस्क्यू किस देश का था, तो ये भी फ्रांस का था, ठीक है। एक कुछ पीछे क्या बताया था, फ्रांसवा वर्नियर, फ्रांसवा ये फ्रांस है और मोंटेस्क्यू भी फ्रांस से है, ठीक है। रही बात कार्ल मार्क्स की, तो ये कार्ल मार्क्स जो है ये कहाँ का था, तो जर्मनी का था। और दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स ही है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, ये सही दिया हुआ, ठीक है। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बढ़ने पर व्यापार जो है बड़े पैमाने पर होता था, ठीक है। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, ये सही है। फिर दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में भी किया जाता था, तो ये भी सही है। और बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 3 ये सत्य है तीनों, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पर कि किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया है। तो दास प्रथा को समाप्त किया है लॉर्ड एलन बरो ने, ठीक है। लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल था 1842 से 44, तो उन्होंने 1843 में ये क्या 1843 में समाप्त कर दिया था ना। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था, तो लॉर्ड एलन बरो ने किया था। ये क्वेश्चन आएगा किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया, तो सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वीर शैव परंपरा के संबंध में और सत्य कथन का चयन करें। तो कथन दिया कि इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ, ये गलत है। वीर शैव परंपरा का उद्भव जो है ये 12वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि वीर शैव परंपरा का उद्भव 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। और तो ये क्या पहला गलत हो जाता है। और दूसरा क्या, वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं, तो ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि वीर शैव एवं लिंगायत का उद्भव जो है दोनों 12वीं सदी में हुआ था। ये पहला ये गलत था, है ना, कि वीर शैव और लिंगायत का उद्भव 12वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे
मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें क्या पहला क्या है कि वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए, ठीक है। देखिए क्या मध्यकाल में मालाबार तट पर जो मालाबार तट पर बसे जो मुसलमान व्यापारी है के संदर्भ में ये कथन क्या है, वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए, ये सही है, ठीक है, ये सही है। फिर क्या दूसरा, हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता को ना अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि जो स्थानीय आचारों जो है वो क्या किया था कि अरब जो मुसलमान हैं व्यापारी लोग हैं जो मालाबार तट के किनारे बसे, ठीक है, वो मुसलमान व्यापारी लोग मातृकुलीयता और मातृगृहता को भी अपनाया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, केवल एक सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, स्थानीय जो हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता को ना अपनाकर, तो मातृकुलीयता को ना अपनाकर ऐसा नहीं हुआ था ना, मातृकुलीयता को अपनाया है ना, क्योंकि जो मुसलमान व्यापारी लोग था मातृकुलीयता और मातृगृहता को भी अपनाया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।